आईटीआर न्यूज, मैं मोहनलाल। और आज हमारे साथ पैनल पे हैं डॉक्टर अभय जी और डॉक्टर हॉस्पिटल से हैं अश्वनी जी। साथ में हमारे साथ है कोमल जी। और आज हमारा जो विषय है, हार्ट के बढ़ते जो पेशेंट हैं, क्या वजह है, क्यों हार्ट के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर अभय जी के पास। अभय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों कोरोना के जो हार्ट के जो केस है क्यों बढ़, क्या खान पान वजह है? ओके, जब जो लोग भी स्मोकर होते हैं या टोबैको किसी भी फॉर्मूला से हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी वो चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होती है, केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे विस्कोसिटी है, कोएगुलेशन है, तो ब्लड बड़ा हो जाता है, ब्लड का धड़कन बढ़ जाता है। नसें हैं, उसमें भी अगर कोई अगर उसमें रप्चर होता है, डैमेज होता है किसी चीज से, उसमें ब्लड का फ्लो की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये हार्ट अटैक का इन पेशेंट में यंगर पेशेंट, क्योंकि जो लोग भी स्मोकर उसमें लॉन्ग टर्म लंबे समय से उसमें बीमारी बढ़ती, नस फटता है, ब्लड बढ़ता है, उसके बाद नस बंद हो जाती है, तो हार्ट अटैक का कारण है। जी सर, जी सर। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अश्वनी जी भी हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आन है वो स्ट्रेस का बताया जा रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है, जो लीड करता है फॉर कार्डियक अरेस्ट, फॉर हार्ट? स्ट्रेस भी एक कारण बन के उभरा है हार्ट डिजीज के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें भी जो मेन रिलेटेड वो उसमें भी अंदर में, क्योंकि देखिए जब एक आदमी है उसमें सारी नसों हमारी मोबिलिटी, उसमें कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है जन्म। अब इसमें बहुत सारे जो हमने पहले भी बताया कि ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इसी तरीके से एक इंक्रीज स्ट्रेस लेवल भी बन करके, और जो भी चीजें बढ़ती हैं मतलब एक रिस्क फैक्टर में आता है, हमारे शरीर के अंदर में कोएगुलेशन फैक्टर को इंक्रीज करे, जो स्ट्रेस लेवल को है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बढ़ता है, हार्ट को ज्यादा उसके अगेंस्ट में, ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट में के ऊपर में दबाव बढ़ता है। इसी के साथ दबाव बढ़ेगा, हार्ट की जो नसें हैं, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई पे भी दबाव बढ़ता है, उसके अंदर में भी दबाव बढ़ते, अंदर में भी प्लाक का रप्चर होता है, और वहां पे भी थ्रोम्बोसिस इंक्रीज करता है, और हार्ट अटैक रूप में तब्दील होता है, प्राण के लिए, हमारे जान के लिए घातक होता है। तो इसमें जी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे आप कैसे अंदाजा लगाते हैं अटैक आ रहा है, और इसको प्राथमिक उपचार कैसे क्या देना है? देखिए, किसी को अटैक आ रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या अचानक से होता है, ये कोई वार्निंग सिम्टम होते हैं, बट हमें हार्ट अटैक आने पे सबसे इम्पोर्टेंट कि हम कितनी जल्दी उस हार्ट अटैक के हार्ट करते हैं, उपचार करते हैं। तो स्पीड एंड अर्ली रिकॉग्निशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन आवर, किसी भी बीमारी के लिए गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर का मतलब यही होता है कि हम इस बीमारी के लिए इस गोल्डन आवर के पीरियड में अगर हम उसको इलाज करते हैं, पूर्णतया ठीक होने के
तो जब हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है, सडनली आदमी को छाती में उसको ऐसे लगेगा, सीधे हाथ में लगेगा छाती को, या छाती में अचानक से लगा हुआ है, या छाती में अचानक गैस की समस्या हो रही है, अचानक से जलन हो रही है, और जो कि पहले उसको कभी नहीं, आदमी को जिनमें गैस की समस्या नहीं रही है, और उस आदमी में अचानक से एसिडिटी की समस्या अगर उत्पन्न होगी तो तुरंत संभल जाना चाहिए। नहीं, ये इतना गड़बड़ स्थिति में क्या करना चाहिए, तुरंत कितना जाकर उसी से आपको पता चल जाएगा। बट भी अवेलेबल है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में भी, क्लिनिक में भी अवेलेबल होता है, जनरल करा लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट है या नहीं। ठीक है, उसमें समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। चाहे अगर रात समय हो, आप इमीडिएटली जाकर के अपना नियर जो भी समझते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पॉसिबल है, जाकर अपना कराइए और आपको पता चल जाए। दूसरा आपने पूछा कि क्या वार्निंग सिम्टम होता है वो एंजाइना कहते हैं। किसी भी आदमी को चलते समय सीढ़ी चढ़ रहा है या धीरे चल रहा है, उस समय उसको छाती में दबाव महसूस होता है, जैसी फील होता है, या छाती में बर्निंग फील होता है, उसके इसमें अगर आराम हो जाता है तो आप समझिए कि हार्ट की समस्या हो सकती है। अगर इन सब पेशेंट में अगर आप इंसुलिन कराएंगे तो वो जनरली नॉर्मल भी होता है। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आप हमें ये हार्ट की समस्या है या किसी और वजह से। चलिए, इसमें एक चीज और हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें उपचार क्या क्या तरीके से हो सकता है, कितने प्रकार के उपचार हैं? अगर ये पता चल गया कि भाई नस में, तो कितने प्रकार से उपचार हो सकता है? देखिए, जैसे बीमारी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो होगी नरी आर्टरी डिजीज। स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब हुआ रेस्ट में है तो ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है, लेटता है, कुछ काम शुरू करता है तब उसको सिम्टम होता है, नहीं होता तो वो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। उसके लिए हम PMT ये सब टेस्ट करके हम इसके हैं कि किस स्टेज में है, और उसमें मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही हम एडवाइस करते हैं। एंजियोग्राफी हुआ तो हार्ट की नस करता है काफी कितने ब्लॉकेज हैं या नहीं, उनके रिपोर्ट के बेसिस पे आप फाइनली डिसाइड हमें मेडिसिन पे रखना है या सर्जरी की जरूरत, जो प्लास्टिक की जरूरत है, और उसके साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बाकी सारे जो रिस्क फैक्टर हैं मॉडिफाई जरूरी है। अब दूसरा जो कैटेगरी ऑफ अटैक का है, इन लोगों को अचानक से हार्ट अटैक की समस्या से, अभी मैं ठीक हूँ और अचानक बैठे बैठे अचानक से हमें छाती में दर्द हुआ, जलन हुआ, भारीपन हुआ अचानक से, और हमने ECG कराया और इसमें हार्ट अटैक की समस्या, इसमें जो है इमीडिएटली दो तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। करता है कि आप किस प्लेस पे आप हैं। ऐसे हॉस्पिटल में है जहां पे एंजियोग्राफी तब तो बेस्ट ट्रीटमेंट है। मेडिकेशन का मतलब है खून पतला करने वाली दवाइयां दी जाएगी, लीन है, लाइफ सेविंग सर्ज है। ऐसी स्थिति में घर पे भी अगर आपकी स्क्रीन की टैबलेट आपके पास है तो आप समय ले सकते हैं। कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपकी ECG होती है तो वो भी आपका काफी है आपके हार्ट अटैक में और हार्ट अटैक में होने वाले डैमेज से प्रिवेंट करना। तो जिस भी हॉस्पिटल में आप जा रहे की सुविधा है, एंजियोग्राफी पॉसिबल है, तब तो बेस्ट ट्रीटमेंट वहाँ पे कोरोनोग्राफी किया और इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके जहाँ पे और उस नस को
एडमिट कर लेना। तो स्टेट जैसे भी हो 100% ब्लड फ्लो को, ब्लड के सर्कुलेशन को हम लोग रीस्टोर कर लेते हैं। कैटेगरी है इनकेस आप ऐसे जगह पे है, सपोज आप में ऐसे क्लिनिक में है जहाँ पे कि एंजियोग्राफी पॉसिबल नहीं है, स्थिति में हमें क्या करना है? उस स्थिति में हमें करना ये है खून पतला करने वाली दवाई देना है, एंटीप्लेटलेट देना है। तो डिसाइडिंग है, लो मॉलिक्यूलर वेट डिसाइडिंग होता है, अनप्रोटेक्टेड तो हम इमीडिएटली दे। और साथ में थ्रोम्बोलिसिस होता है, ब्लड करने के लिए अलग से मेडिसिन आती है, अलग अलग है। कुछ जो मेडिसिन है वो काफी सस्ती है और उनके अनुसार उनका इफेक्टिवनेस भी, तो वो हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि उस पेशेंट का गोल्डन आवर में उस मेडिसिन से उसकी ब्लड का सर्कुलेशन अगर मेंटेन कर लेता है तो हार्ट के डैमेज को हम इमीडिएटली रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर अश्वनी भी एक बार फिर जुड़ गया। अश्वनी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जानना चाह रहा था, डॉक्टर अभय ने हमें बड़ा विस्तार से समझाया है क्या है, किस तरीके से हार्ट अटैक के इन्होंने सबसे बड़े कारण बताया, स्मोकिंग दूसरा बताया, कहीं ना कहीं टाइम चेंज जो दिमाग में है। आपका नजरिया क्या है थोड़ा सा हमारा कि किस तरीके से हार्ट अटैक नुकसानदायक है और कितना नुकसान कर सकता है, जा सकता है, तो कितनी रफ्तार से उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? जी सर, जब ये बता चुके हैं कि इसके सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि इसके लिए हमें पता लग जाए तो हार्ट की बीमारी का इलाज टाइम से हो जाए भला है। क्योंकि ज्यादातर जो हार्ट अटैक के पेशेंट है उसमें इलाज हो जाता है, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, उसके बावजूद भी उनको सांस चढ़ या एंजाइना मतलब चेस्ट पेन उसके बावजूद भी रह सकता है या और भी ऐसे। तो उन चीज को बचाने के लिए जैसे हार्ट का यदि ना किया जाए तो उन पेशेंट्स में हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है। के दौरान स्टेंट तो डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मैनेजमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि ये इनको हार्ट की पंपिंग पावर उससे क्या है बार बार फेफड़े में पिए, यदि तो उसके लिए हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे पेशाब ज्यादा आए। तो इसके लिए और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है। एक बार एंजियोप्लास्टी होने के बाद ये भी ध्यान रखना है कि लाइफ लॉन्ग कुछ मेडिकेशन चलनी है। ज्यादातर पेशेंट ये वो 2 या 3 महीने के बाद बंद कर देते हैं। डाला है उसके लिए जो खून पतला करने वाली दवाइयां और जो कोलेस्ट्रॉल लो, अल्टीमेटली जो खून की नसें होती हैं उसमें धीरे धीरे साथ स्मोकिंग, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होना धीरे धीरे वो अल्टीमेटली ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो फैक्टर कंट्रोल करने हैं जो इन बीमारियों को, जो हार्ट अटैक को जन्म देते हैं। कंट्रोल करने के लिए हम जो 4-5 मेडिसिन देते हैं खून पतला करने की, और पेशेंट को कहें कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग ऑक्सीडेंट मतलब फ्री रेडिकल इंजरी करती है, जो हमारी उनकी नसें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है जो स्मोकिंग करते हैं। फिजिकल करना बहुत जरूरी है ताकि खून का दौरा बना रहे। 1 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस वो बहुत टाइप का, कुछ पेशेंट्स में इतनी क्रिटिकल ब्लॉकेज होती है, लेकिन कुछ पता है कोई ऐसा हादसा होता है कि लड़ाई हो जाती है तो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं अक्यूट एमआई। जैसे स्ट्रेस की वजह से ये चीज होगी, लेकिन बीमारी तो काफी साल स्ट्रेस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उस बीमारी को जो बाहर लेके आ जाता है वो बीमारी बाहर लेके आ जाता है। करना चाहिए जैसे मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी। और आजकल क्योंकि स्ट्रेस का सबसे ज्यादा कारण हो कि इंडिविजुअल फैमिली में प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो हार्ट अटैक सारी शेयर हो जाती थी। अब हर आदमी इंडिविजुअल है तो अपना बर्डन खुद लेता है। यस सर, सही कह रहे हैं आप, आपने सही बताया। एक तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, एक हमारी लाइफस्टाइल, ये मॉडर्न एज में, अब की एज में ये जाए इस कार्डियक अरेस्ट और ये हार्ट अटैक का रीजन सबसे जानना चाहूंगी, ये जो आप स्टंट होते हैं, ये डलते हैं, ये कितना इफेक्ट देखें तो? मैम यदि कोई नस यदि 100 तो उसको खोलना इमीडिएटली ठीक करना जरूरी है।
हम उसको बैलून है उसकी, तो बैलून से नस खुल जाती है, लेकिन वापस दोबारा बसली डाले जाते हैं ताकि उसकी आर्टरी की पेटेंसी मेंटेन रहे। अब टाइप के स्टेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट ड्रग इलूटिंग स्टेंट या रिलीज होती है, क्योंकि पहले तो बेयर मेटल स्टेंट आते थे, आजकल ऑलमोस्ट इक्वल ड्रग इलूटिंग स्टेंट। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सचेंज करनी चाहिए, मेडिकेशन रेगुलर लेनी चाहिए। यदि ये चीज है तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेंट्स आर इक्वली इफेक्टिव। का वेरिएशन होता है वो ज्यादा मेजर वेरिएशन नहीं होता है इतना, क्योंकि ड्रग टेस्ट आजकल मार्केट में डिफरेंट कंपनियां अवेलेबल। इमीडिएट मैनेजमेंट है जो अटैक का, वो स्टेंटिंग बहुत जरूरी है यदि उससे ज्यादा क्रिटिकल ब्लॉकेज है तो। 70% से ज्यादा होने पर आप लोग ये स्टंट फॉलो करते हैं, चूज करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे करें तो मेजॉरिटी में आपको 70% से ज्यादा केस दिख रहे हैं। वो तो मैम देखो, जो ओवरऑल पर्सनल लेवल में एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट किस, जो हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं हम ईसीजी में पहचान लेते हैं ये हार्ट अटैक। 99% पेशेंट्स में ब्लॉकेज मिलती है सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो हमें ईसीजी में पता लग जाता है कि वो मेजर ब्लॉकेज है। तभी जिनमें ईसीजी में चेंजेस नहीं आते तो उनको हम सर ने बताया कि उनका नॉन इन्वेसिव टेस्ट करते हैं, जो रिस्क फैक्टर का ढूंढते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ढूंढते हैं, शुगर अनकंट्रोल है तो उसको ढूंढते हैं, एडवाइज करते हैं। फिर कार्डियक बीमारी है या नहीं है उसके लिए हम रेस्टिंग कंडीशन में हो सकता है पेशेंट को सिम्टम ज्यादा ना हो, तो इसलिए हम स्ट्रेस देते हैं पेशेंट को टीएमटी की मशीन पे चला के। यदि पेशेंट उस पर बता रहा है एक्सरसाइज से और रेस्ट से रिलीव हो रहे हैं, इसका मतलब हो सकती है, तो उस पेशेंट्स को हम फर्दर टेस्ट एडवाइज प्लस अदर रिस्क फैक्टर जो कोलेस्ट्रॉल चेक करना। सर जो ये बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ऑपरेशन और ये जो सर्जरी एक तरीका है, हम लोग हमारे नेचुरल जो प्रोसेस है जो गॉड गिवन है उसके, तो मतलब कितना परसेंट इस चीज में आप कि ये इफेक्टिव होगा नहीं होगा आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन? देखो मैम, पेशेंट्स की सेटिंग्स डिपेंड करती है। हार्ट अटैक का पेशेंट आया है या नहीं आया। हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, यदि प्लास्टिक का ट्रीटमेंट इमीडिएटली नहीं देते तो उसमें फर्दर डेमेज में रिस्क हो जाता है अटैक का, क्योंकि कोई आर्टरी यदि नहीं मींस इंटरफियर हो ही गया, यदि हम उसको ओपन नहीं करेंगे तो इसलिए अटैक वाले पेशेंट्स की, जो हार्ट अटैक पेशेंट होते हैं उन जरूरी है जहां ये एंजियोग्राफी पेरिफेरी में डॉक्टर्स के पास आते हैं वहां ये कैथ लैब कार्डियो का सेटअप नहीं के लिए इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है जो खून डिसोल्व करने वाला बोलते हैं उनको, वो इसलिए दिया जाता है कि टाइम यदि कोई, ताकि वो डिसोल्व हो जाए, आर्टरी में नस में थोड़ा फ्लो जाने लग जाए, हार्ट के सेंटर तक पहुंच सके, वो उसके पास इतना टाइम मिल जाए। लेकिन मेरा आप दोनों से सवाल है बारी बारी में, ये अगर कोई पेशेंट आता है, आपने उसकी एंजियोग्राफी का कितना खर्चा उसका बैठता है स्टेंट वगैरह, कितना छल्ले वगैरह डालने का, जैसे किसी का पता चलेगी छल्ले डलेंगे, 2 डलेंगे, 3 डलेंगे, कितना अमाउंट खर्चा? सर यूजुअली देखो कि जो एंजियोप्लास्टी चार्ज होता है, तो जैसे अपने हॉस्पिटल का चार्ज बता रहा हूँ, तो वो 80,000 के आसपास होता है। स्टेंट कॉस्ट होती है वो कितनी? 30-35,000। अच्छा। क्योंकि एंजियोप्लास्टी चार्ज होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, टूल्स यूज होते हैं, हमारे कैथेटर यूज होते हैं, कैथ लैब का सारा वो है सारा सिस्टम, उसमें बहुत सारी मेडिसिन भी, दवाइयाँ और कैथेटर, सारी इंस्ट्रूमेंट वो सारे इस पैकेज में होते हैं। उसके अलावा कुछ फर्दर मेडिसिन भी यूज होती है, लेकिन बाद भी यूज होती है, तो ऑन एन एवरेज करीबन पेशेंट के साथ होता है ऑन एन एवरेज। ये सब खर्चा बचाने के लिए लोगों को स्मोकिंग वगैरह छोड़ने की बीमारी की उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल सर, इसका यदि इस पे ध्यान 50% बीमारियों का निवारण, जो हार्ट अटैक की बीमारी है वो प्रिवेंट की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, चलो हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लोगों को बीमारी है, उनका सेकंड अटैक होता है, थर्ड अटैक होता है। तो ये लोगों में अभी मतलब समझने वाली एक बात है कि उन रिस्क फैक्टर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बीमारी दोबारा, क्योंकि ये तो एक बार ट्रीटमेंट कर दिया, उसको बार बार प्रिवेंट करने के लिए हमें रिस्क फैक्टर गारंटी तो थोड़ा ही है कि एक बार जैसे हमने स्टेंट पे डाल दिया तो वो परमानेंट दोबारा अटैक नहीं आ सकता। नहीं सर, दोबारा यदि ये रिस्क फैक्टर सारे इवन कंट्रोल करें, दवाइयां भी मेडिकेशन रेगुलर लें, उसके बावजूद 20% पेशेंट में सारी चीजें ठीक करने के बावजूद भी हो सकता है। अच्छा, तो लेकिन ये नहीं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अभय जी भी हैं। एक बार डॉक्टर अभय जी सुन। हाँ, सुन पा रहा हूँ डॉक्टर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इस चला हुआ है और जिस तरह की शहर के अंदर ये दिख रहा है लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कई सारे केसेज है। मैं बहुत सारे लोगों से मिले हैं, अभी हमने स्टेंट लगाए हैं। तो क्या एक केस कोरोना वजह है, क्या है? नहीं कर सकते डायरेक्टली कि कोरोना की वजह से बड़े, एक कारण होता है कोरोना की वजह से, जैसे ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग की संभावना जी, और ये ब्लड क्लॉटिंग की संभावना जो बढ़ती है वो पूरे सट भी हमारा उसी शरीर का एक अंग है। तो डेफिनेटली भी बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक की भी संभावना बढ़ जाती है और भी पेरिफेरल जो आर्टरी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली अगर कहें तो कुछ एक तक इसे बढ़ने की, बट ये डिफाइन कर पाना हमें स्टेज में, इस पेशेंट में जो हार्ट अटैक आया है वो कोरोना की वजह नहीं आया। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं है। मेरा सवाल ये, कोरोना से इस वक्त लोग डरे हुए हैं और डर में उनकी जो नसें हैं वो सुकड़ती हैं एकदम, यानी कि डर, उसके स्ट्रेस, उसके दिमाग में डर बैठ गया कोरोना का। क्या मेरे को नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं, वजह से सिर्फ हुआ होगा। क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर अश्विनी ने भी बताया, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह पे है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्रोनिक प्रोसेस है, धीरे धीरे करके और सडनली एक बार में प्रेजेंट करता है। अच्छा, करना चाहिए लोगों को अपना हर साल 6 महीने का चेकअप कराना चाहिए। जहां तक चेकअप का सवाल है उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। पेशेंट को हम रिस्क कैटेगरी में डिवाइड, किस रिस्क पॉपुलेशन में, किस पॉपुलेशन में रिस्क पर्सन में रिस्क कितना। जैसे पेशेंट आया, जस्ट 28 ईयर का पर्सन है, वो हार्ट अटैक के साथ में आया, चिंता की बात है। इसके जो पास जस्ट 28, कैन यू बिलीव? बहुत बार हमें भी कभी एडवाइस करने में लगता है कोई अच्छा 28 साल में एंजियोग्राफी एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास आया जिसकी हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी और हार्ट का मेन जी। तो हमें किसी भी पर्सन का जो हमारे पास आते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि इस पर्सन में संभावना कितनी है, रिस्क कितना है, क्या इसके फैमिली को अर्ली एज में हार्ट डिजीज हुआ है। जिससे मेरा मतलब है कि उनके मदर फादर को अगर 50 उससे पहले अगर हार्ट की समस्या हुई है, हार्ट की समस्या, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। हाँ जी सर, कंटिन्यू। उसमें डेफिनेटली हार्ट की समस्या होती है। तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को हमें ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटरवल पे जो नॉन इन्वेसिव तरीका है, ब्लड शुगर का रेगुलर चेकअप, मॉनिटर करते रहना,
और उनके स्मोक उनको बंद करना, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो शुगर में देखा जाता था, आपके पहले पुरखों में किसके शुगर थी? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी हेरिडिटरी डिजीजेज है, फैमिली में अगर शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। सेम उनके जो हार्ट डिजीज में, इसीलिए तो हेरिडिटरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर एक बोला हमने। डिजीज अगर उनकी फैमिली में है तो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है ये। जी, तो एक बार हम इस पे ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर असवर सवाल करना चाहेंगे कि जैसा भी मेरा पहले सवाल था, लोगों को चेकअप साल 6 महीने में एक बार, जो लोग डरते हैं डॉक्टर्स के नाम, क्या बीमारी बता देंगे वो क्या चेकअप में कराएंगे, तो उसको कैसे आप लोगों का? देखो, यूजुअली सर डर निकालने बेसिकली क्या है, किसी एक डॉक्टर्स की वजह से बहुत सारे कह सकते कि वो कम्युनिटी बदनाम है, तो हम डॉक्टर्स की वजह से। लेकिन इस चीज में ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट देखो 90% जो डॉक्टर्स हैं इसके लिए बेनिफिट के लिए ही करते हैं जी। और मेरा साल में रिस्क, मान लो हम लगे कि भाई रिस्क फैक्टर का एक बार एनालिसिस हो जाए, ज्यादा वो ऐसा कोई इतना कॉस्टली वो भी नहीं होता। उसमें कोलेस्ट्रॉल, एक थायराइड का, और मैक्सिमम यदि यंग पेशेंट है या सर ने जैसा बताया कि वो एज से अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं हम, एसटीएमटी एडवाइस करें जो चल ही ना सके, और यंग एज में हम कहें उसको एंजियोग्राफी प्रीफर होती है हमें। रिस्क फैक्टर देखना, दूसरा फैमिली, यदि अर्ली एज पे हार्ट का अटैक आया है तो हमें वो थोड़ा थ्रेशोल्ड लोअर करना पड़ता है। सारे टेस्ट करते हैं जो हमें 40 से अबव करने चाहिए। जैसे 8 पे सर ने किया एंजियोप्लास्टी, मैंने यहाँ हॉस्पिटल में 16 ईयर एज का एक 16 साल के पेशेंट की भी स्टेंटिंग हुई है, उसकी तीनों आर्टरीज गेट ब्लॉक्ड और तीनों आर्टरियों में एक स्टेंट डाले मैंने जी। हाँ, उनके फिर फैमिली से पता किया कि उनकी सारी फैमिली में 28 की डेथ में मर जाते थे बच्चे। अच्छा। दैट विद 16 इयर्स पे। तो बहुत सारे ऐसे कोलेस्ट्रॉल ये नहीं, मेरा एक अंत में और सवाल है जो में चर्चाएं हैं कि लोग जो मेडिक्लेम कराते हैं उसको लेके चीजें आ रही है कि बहुत ज्यादा स्टंट डाले जा रहे हैं कि मेडिक्लेम तो हो ही रहा है जी, मेरा तो आप मेरा तो इंश्योरेंस है, मेरे को कोई घबराहट नहीं है। तो ये भी तो ऐसा तो नहीं है। बेसिकली हम डॉक्टर्स लोग तो ऐसा एडवाइज नहीं करते। जैसे किसी को बताया भाई स्टंट है, भाई एक वो इमीडिएट की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो सोचता कि मेरा तो इंश्योरेंस से जान तो नहीं देगी। नहीं सर, ये ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, आजकल जो ये उसकी सीडी बनती है जी, क्योंकि ये ऐसा तो चीज हमने वर्बल तो सारी डॉक्यूमेंटेड चीज होती है, कहीं भी ओपिनियन ले सकता है। अच्छा। बाद में तो सदा रहती है, वो सीडी में रहती है। अच्छा, वही हम हाँ। जी डॉक्टर अभी जी बोल रहे हैं, बोल रहे जी। ये कोई एंजियोप्लास्टी और स्टेंट कोई और लगा लेने से वो प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये सिर्फ जिनकी जरूरत है, जिनको परेशानी है, मेडिक्लेम हो गया इसका मतलब कर दें, ये बिल्कुल ऐसा होती है तभी है और कोई भी आदमी इतना बेवकूफी नहीं है कि अननेसेसरली किसी को इस तरीके की। ये उन्हीं लोगों के लिए, अगर आप जहाँ पे जरूरत नहीं है और वहां पे अगर आ रहे हैं साथ में जी एक मैसिव पॉइंट जी नहीं, मैसिव पॉइंट पर आकर के नहीं आप लोग ये स्टेप पे फोकस करते हैं। बिफोर दैट है उससे नीचे तो हम उसको दवाइयों पे रखते हैं और सिम्टम्स। हमारा मकसद इस कार्यक्रम को करने का यही है, मैसेज गया हुआ है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक फिल्म आई थी गब्बर, डॉक्टरों को लेकर के दिखाया गया, एक गलत मैसेज गया डॉक्टरों का। हमारा चर्चा करने का कि क्या वाकई में मतलब जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है या दोनों चीजों में फिर वो जो कॉमन प्रैक्टिस होता है उसको नहीं दिखाते। एक गलत किसी चीज को 100 में कोई एका दुक्का अगर केस हुआ उसको पकड़ करके
बनाते हैं जो ज्यादा लोग उसमें उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग करके बना देते हैं। जो कॉमन प्रैक्टिस जो चीज कर रहे हैं उन अच्छे कामों को अगर हम दिखाएं तो समाज रेदर देन कि एक चीज गलत चीज को किसी ने जरूर डेफिनेटली हर जगह पे गड़बड़ होता है, वो हर जगह पे हर फील्ड में भी शायद होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसको कर सकते, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं कर सकते जी। गलत मैसेज में वही मेरा आप दोनों से, क्योंकि हमारा कार्यक्रम टाइम हमारा पूरा हो रहा है, तो हम दोनों से चाह रहे हैं कि किस तरीके से किया जाए कि भाई जो हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं, उसको बचाने के लिए आप अभी से ही अपनी जो है अपनी सुविधा ये चीजें आप कर सकते हैं। हमें सर बेसिकली डॉक्टर अश्वनी जी कंटिन्यू जी, अर्ली स्टेज से प्रिवेंशन के लिए हमें बेसिकली क्या है, डेली अपनी एक्सरसाइज कर, ये ज्यादा नहीं, आप ब्रिस्क वॉक कर लो, वो दैट इज सफिशिएंट, 30 लें दैट इज सफिशिएंट। बाहर की जो जंक फूड्स हैं उनको मैक्सिमम, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। जो बेसिकली लोग कहते हैं कि घी खाना बंद कर दें, हम ऐसा सब चीजें लेना एक्टिविटी बेस्ड होता है, क्योंकि यदि कोई आदमी जा रहा तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल तो नसों में जमेगा, तो कोलेस्ट्रॉल भी होगा, हमें अपनी डाइट चेंज करनी चाहिए और मैक्सिमम कोशिश की आप अपने फैमिली के साथ बैठो सारी प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स है वो अकेले आदमी अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पाता, वो मन ही मन में घूम तो स्ट्रेस, तो प्रॉब्लम्स को शेयर करें, वो शेयर करने से सारा मेंटल बर्डन कम हो जाता है। सबसे बड़ा क्या हम एकल हो गए और हम दुनिया में चले गए, अपने 4 घंटे मोबाइल में लगा रहे हैं, लोगों से बात कहो तो नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ रहे, मोबाइल में भी आजकल है तो बहुत मेजर कारण है। हम देख रहे हैं बैठे हो, कभी आप दिखते हो पीछे से, कभी आपको कोई बुला दी। जी सर। डॉक्टर अभी जी इम्पोर्टेंट हम मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट अपने लाख रुपए बचाने हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें हटाना है, शरीर को कैसे बचाना, हार्ट को हेल्थी रखना, जी हाँ हार्ट को बचाना है। और इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जब भी आपके गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या या लगता है कि हार्ट, तो गोल्डन आवर पीरियड में विद इन फर्स्ट हॉस्पिटल को कंसल्ट कीजिए, अपना इलाज कराइए समय से, क्योंकि इलाज सेम है, जो प्लास्टिक एंजियोग्राफी हो जाएगी वही इलाज अगर घंटे भर के अंदर 4 घंटे के बाद होता है, वही इलाज 10 घंटे के बाद होता है, उसके बाद के जो रिजल्ट है लाइफ में वो टोटली डिफरेंट होगा। एक चीज और बताइए, आप इसमें डेथ चांसेस कितने हैं, अगर कितने डेथ चांसेस? मेरे पहले के समय में तो डेथ काफी हाई थे, अभी के एरा में डेथ 4 to 5% है, विथ बेस्ट IQ के मेडिकेशन, जो ओवरऑल है 4 to 5% वाले एरिया हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है। पेशेंट अगर टाइम पे पहुंच जाता है तो ये जो डेथ है वो और भी कम है जी। 4 to 5% मैंने ओवरऑल दैट इंक्लूड्स कहते हैं जो हॉस्पिटल वाले हैं और चाहे जहाँ पे नहीं है जी जी जी। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को, और फिर हम चाहेंगे लगातार ही सकते रहें और आप भी हमारा साथ देते रहें ताकि तरीके से जानकारी मिलती रहे। बहुत सारे सवाल है अभी भी लोगों के, और फिर हमें सवाल दिए वो आज हमने आपसे पूछा, तो लगातार फिलहाल अगर आप हमारे पैनल में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप तक के लिए नमस्कार।